हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 की तैयारी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को देखते हुए हम भी आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, क्लासेस लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज एक बार फिर से आपको मिलने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस। आज की क्लास में आपको मिलेंगे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडोगॉजी के व अन्य आपके व्याकरण से संबंधित वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जा चुके हैं। अभी तक एकदम चुनिंदा प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक तरीके से आपकी सभी रिवीजन क्लास हैं। इसके पहले एक आपको छोटी सी अपडेट देनी थी, अपडेट जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों, एक ये एमपी-टेट के लिए कॉम्प्रीहेंसिव बैच स्टार्ट किया गया है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी की पूरा 46 डेज का बैच है, प्लस क्लास के अंतर्गत आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा और इसमें आपको 5 अलग अलग एजुकेटर्स अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हम उसमें आपका हिंदी का पोर्शन कवर करेंगे और पूरे हिंदी से संबंधित सभी डाउट्स आपके 21 क्लास के अंतर्गत किए जाएंगे। तो अगर आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली प्लस कोर्स को ले सकते हैं और मेरे कोड को यूज़ करके आप सीधे 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये 10% डिस्काउंट आपको आगे काफ़ी मदद करेगा और आप लोग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मौन वाचन में सर्वाधिक महत्व होता है। मौन वाचन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मौन वाचन होता है बिना बोले पढ़ना, मन में वाचन करना, यानी कि मन में पढ़ना, यह आपका कहलाता है मौन वाचन। मौन वाचन में सर्वाधिक महत्व आँखों का होता है। आँखों को पूरे वाक्य पर, शब्द पर ध्यान केंद्रित करके आप उस चीज़ को अपने मन में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। यह आपका मौन वाचन के अंतर्गत आता है। मौन वाचन से क्या लाभ होते हैं? तो मौन वाचन के लाभ आपको बताने तो सीधी सी बात है, जब आप बोल नहीं रहे यानी कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, मन में पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि थकान कम होती। सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपका, थकान इसमें कम होती है। स्व अध्याय में यानी कि सेल्फ स्टडी में, खुद पढ़ने में रुचि होती है और मन एकाग्रचित्त होता है, यानी कि आपका मन लग जाता है। ये आपके कुछ लाभ हैं मौन वाचन के। अगला क्वेश्चन है, बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, बालकों को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम वर्ण विचार से प्रारंभ करते हैं। उनको वर्ण अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अक्षर से छोटे छोटे शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से छोटे छोटे वाक्य सिखाए जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ऑप्शन के आधार पर आपको चूज करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि छोटे छोटे वाक्य सीखना, शब्द सीखना, ये सभी बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक क्रम होता है कि यहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? बालकों को लिखना सिखाना है, तो बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाएगा? अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग विधियाँ होती हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक पद्धति जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, इसके अलावा बच्चों को अपने मन से स्वयं लिखने के लिए प्रेरित करना, ताकि उनका भाषा कौशल का विकास हो सके और लेखन कौशल का भी विकास हो सके, लिखना सीख सकें बालक। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ जब बालक को हम सिखाते हैं और बात सीटेट की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा, जो साइकोलॉजिकल अलग अलग टेक्निक्स होती हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और इनसे सीखा हुआ बच्चे के मन में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे शब्दों का उपयोग होता है। तो अभी हमने आपको बताया था ऊपर, छोटे छोटे शब्द किसमें होते हैं? तो छोटे शब्दों से हम वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं और छोटे छोटे वाक्य बनाकर एक बड़ा वाक्य बनाते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस होती है, आपको याद रखना है। जब भी आपको हिंदी के अंतर्गत भाषा कौशल की बात की जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे और आप लोग एग्जाम में देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटे वाक्य होते हैं। देखिए, वाक्य छोटा होगा, यही देख लीजिए, छोटा वाक्य आपको पढ़ने में आसानी है। पहली बात, सुंदर, प्रभावशाली या प्रभावकारी या अर्थपूर्ण होता है। ये तीनों विशेषताएं होती हैं छोटे वाक्यों की, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, धीरे धीरे सीखते रहिए, एक एक चीज़ को याद करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र कैसा होना चाहिए? तो प्रिंसिपल को जो पत्र लिखा जाता, प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं, सीधी सी बात है, विनम्रपूर्ण होना चाहिए। यानी कि वो आदरणीय, हमसे बड़े हैं तो विनम्रता से हम उनसे कोई चीज़ के लिए निवेदन करेंगे। आवेदनात्मक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट को लेकर आप उनको पत्र लिख रहे हैं वो पॉइंट स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। विषय में उस चीज़ के बारे में वर्णन होना चाहिए कि ये इस बारे में बताया गया है। ये पत्र की बात हो गई, इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिश्तेदारों को पत्र लिखते समय
क्या ध्यान रखना चाहिए? रिश्तेदारों को पत्र लिखते समय हमेशा आपको याद रखना कि छोटे बड़े का रिश्तेदार कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उससे उसी आधार पर आशीष लेना, प्रणाम करना और उनको आशीष देना। यानी कि जैसा भी रिश्तेदार हो, चाहे वो छोटा हो तो उसको सबसे पहले आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे, और बड़ा है तो उससे प्रणाम करेंगे। ये सब चीज़ें, इन सब बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। और पॉइंट छोटे छोटे हैं, लेकिन बस आप लोगों को क्लियर नहीं है कि कहाँ पर क्या करना है, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मित्र को पत्र का क्लेवर कैसा होना चाहिए? यानी कि मित्र को जब पत्र लिखेंगे तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो क्लेवर कह सकते हैं दोस्तों, एक प्रकार से पूरा फॉर्मेट जो होता है वो छोटा होना चाहिए। सीधे सीधे हम मित्र से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए उससे अपने बात को रखेंगे और उसके क्लेवर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निरख पत्र किस पत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों निरख पत्र जो होता है एक प्रकार का एक व्यावसायिक व्यवसाय में उपयोग होने वाला पत्र होता है, इसे निरख पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन से पत्र निर्धारित शब्दों का प्रयोग करते हुए विचार पूर्वक लिखे जाते हैं? यानी कि इनमें से कौन सा पत्र होता है जिनमें हम निर्धारित शब्दों का प्रयोग करके, यानी कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और विचार पूर्वक आराम से धैर्यपूर्ण ढंग से लिखे जाने चाहिए? तो ये आपके शासकीय पत्र होते हैं, यानी कि किसी अधिकारी को लिए, शासन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ऐसे पत्रों को हमेशा छोटा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अगर विषय की बात लिखी होगी तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों शासकीय पत्र कैसे होने चाहिए? ये सिर्फ विचार पूर्वक और छोटे शब्दों में सिर्फ निर्धारित शब्दों का चयन करते हुए धैर्यपूर्ण ढंग से लिखे जाने चाहिए। अगला प्रश्न, मौलिकता से क्या अभिप्राय है? मौलिक का मतलब होता है यूनिक। यूनिक मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यूनिक का मतलब होता है जो कि सिर्फ आपके लिए है, आप उससे जुड़े हुए हैं, यूनिक हैं। यूनिक पर्सनालिटी कहा जाता है, यानी कि आप दूसरों के जैसे नहीं हैं, आप दूसरों से अलग हैं, यानी कि जो नकल ना हो, जो दूसरे की तरीके ना हो, उसे मौलिक कहते हैं। मौलिक मतलब क्या हो गया? मौलिक मतलब हो गया यूनिक, याद रखिएगा। अगला, मौलिक लेखन से क्या तात्पर्य है? फिर से वही बात आ गई, मौलिकता यानी कि यूनिक हो गया, तो मौलिक लेखन कैसा होगा? या ऐसा यूनिक लेख जो कहीं और ना मिले आपको, जो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा लिखा गया हो, फ्रेश हो, बिल्कुल कहीं से आपने नकल ना किया हो, जो कहीं ना लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक लेखन कहते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस समय कुछ प्रॉब्लम की वजह से नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। कल आपके लिए बहुत ही अच्छी संस्कृत की क्लास लेकर आए थे, संस्कृत के पेडागोजी के, संस्कृत में ही क्वेश्चन पूरे व्याख्या के साथ डिस्क्राइब किए थे, लेकिन नोटिफिकेशन ना पहुंचने की वजह से आपके पास तक वो क्लास नहीं पहुंची और आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग उस क्लास को नहीं देख सके। इसीलिए क्लासेस बनाने में थोड़ा समय लग जाता है कि आप लोग तक क्लास पहुंचे भी ना, अपनी इतनी मेहनत कर दें इस वजह से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, लिंक नीचे दिया गया, या आप लोग सफलता मंत्र SAFALTA ये नाम के सफलता मंत्र नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि सभी क्लासेस के लिंक आपको मिलते रहें। और कुछ क्लासेस के लिंक हम नीचे भी दे देंगे, पुरानी संस्कृत के क्लास का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिखने का अभ्यास करने के लिए अच्छा साधन क्या होता है? तो लिखने का अभ्यास करने के लिए अच्छा साधन माना जाता अनुलिपि। कैसी लिपि? अनुलिप जो होती है ये लिखने के अभ्यास के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा दोस्तों, अनुलिपि इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को कहते हैं। सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जो होता है, शब्दों का समूह, सीधे सीधे पहले आप क्वेश्चन समझिए। सार्थक जिसका एक अर्थ निकल रहा हो, और व्यवस्थित ढंग से जो शब्दों का एक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें सामसायिक या फिर सामायिक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। दूसरी चीज, ये शब्द जो होते हैं ये आपके दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, अर्थहीन शब्द नहीं बनता इनसे, इन्हें सामायिक पद कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको प्रयुक्त किया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको पद कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? पद कहते हैं किसको? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और
साथ ही साथ सीटेट रिवीजन की भी आपकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप उनको भी जरूर अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हवा पानी बादल परिवेशीय चर्चा के किस भाग में आते हैं? हवा कौमा पानी कौमा बादल, ये परिवेशीय चर्चा के किस भाग में आएंगे? तो सीधी सी बात है, आपके भौतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। कौन सा होता है? भौतिक परिवेश के अंतर्गत आपके हवा पानी और बादल आते हैं, याद रखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चर्चा रूप होती है, चर्चा किसका रूप होती है? तो सीधे से आप लोग जानते हैं चर्चा किसके, दो लोगों या दो से अधिक लोगों के मध्य होती है, कम्युनिकेशन होता है, तो इसे परिसंवाद कहते हैं, कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दोनों चीज़ों को, दोनों नाम से हम इसको कह सकते हैं, चर्चा, परिचर्चा, परिसंवाद, ये सब एक के ही अलग अलग रूप होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्ता के अनुसार वाचन का प्रमुख प्रकार क्या है? कर्ता के अनुसार वाचन का जो प्रमुख प्रकार होते हैं वो एक वैयक्तिक होता है, एक सामूहिक होता है, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल वाचन होता है जिसमें अकेले एक व्यक्ति पढ़ता है। सामूहिक वाचन जिसमें पूरा ग्रुप, छात्रों का ग्रुप जो होता है उनसे एक साथ वाचन कराया जाता है, एक साथ बोलते हैं, वो आपका सामूहिक वाचन कहलाता है। और ये आपका वैयक्तिक वाचन, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न, स्वर में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें जो उतार चढ़ाव आता है स्वर में, जैसे छोटा बड़ा, ये एक प्रकार से हम उदाहरण दे रहे हैं छोटा सा, तो ये आपके स्वर लहर कहलाती है। स्वर लहर यानी कि एक जगह उठा, एकदम फिर गिरा, फिर उठा, इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाती है? स्वर लहर के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न, किस अक्षर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है? तो पिछला भाग ऊपर उठता, आ जो वर्ण है दोस्तों, इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो है वो आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए चुनकर लेकर आए, छांट कर, जो कि पिछले कई वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम सबसे पहले क्या कराते हैं? मौखिक शिक्षण कराते हैं, उनको अक्षर ज्ञान कराते हैं, उनको बार बार बोल बोल कर रिवाइज करवाते हैं। तो इसके लिए ओरल जो होता है, ओरल वर्क जो होता है, मौखिक कार्य, वो ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न, मौखिक कार्य होना चाहिए। मौखिक कार्य कब सफल होगा? जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रतिदिन नियमित रूप से मौखिक कार्य कराना चाहिए बच्चों को, ताकि वो चीज़ उनको अच्छे से पता लगे। अगला प्रश्न, आदर्श वार्तालाप के दो मुख्य गुण क्या हैं? आदर्श वार्तालाप के दो मुख्य गुण आपके, एक शुद्धता हो गई, स्पष्टता हो गई, और प्रभावोत्पादकता हो गई। शुद्धता होनी चाहिए आदर्श वार्तालाप में, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे जिस पॉइंट पर चर्चा हो रही है उस पॉइंट पर स्पष्ट रूप से अपने विचारों को रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रभावोत्पादकता, यानी कि प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी वार्तालाप होनी चाहिए जो दूसरों को प्रभावित करे, वो बार बार आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें कि हाँ ये अच्छे वाचक हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति की सरल विधा है? तो दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति की सरल विधाओं में प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देना, ये एक सरल विधा के अंतर्गत आती है। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना, तो प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देना, ये आपके लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? तो हम अलग अलग रूपों से जानते हैं, एक आपकी लिखित हो गई, एक मौखिक हो गई। मुख्य रूप से दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, मौखिक यानी कि सांकेतिक भी हो सकती है, और लिखित रूप से होती है। दो प्रकार से अभिव्यक्ति यानी कि विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। अगला, अक्षरों व वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, अक्षरों के मेल से, अक्षरों के एक सार्थक मेल से जिसका कि एक सटीक अर्थ निकल रहा हो, उसको हम शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आपको जो वर्ण विचार की क्लास लेकर आए थे उसमें बहुत अच्छे से हमने आपके इस टॉपिक को कवर कर दिया था। अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उस क्लास को देखिएगा और शेयर करिएगा। अगला प्रश्न, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुहावरा जो शब्द है इसका होता है अभ्यास कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से कहने के लिए जो एक छोटा सा कोटेशन प्रयोग करते हैं, जो एक छोटा सा वाक्य प्रयोग करते हैं, वो हम कहलाते हैं मुहावरा, और इसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियों को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ध्वनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक लघु एक दीर्घ, तीसरी एक आपकी और होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से दो ही आपको याद रखनी, लघु गुरु। लघु
और गुरु ये दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो डा और ढा ये आपके जिनमें नीचे बिंदु लग जाता है, ये आपकी उत्क्षिप्त ध्वनियों के रूप में जानी जाती हैं। ये आपके हिंदी के दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों जरूर अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। अगर आप लोग MP टेट की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। अलग अलग 5 टीचर आपको पूरी 46 डेज में कवर करके आपको पूरा टॉपिक बताएंगे। तो अगर आपको इस कोर्स को लेना हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा कोड है आकाश मिश्रा 95, आकाश मिश्रा AKASHMISHRA, आकाश मिश्रा 95 ये हमारा कोड है, नोट कर लीजिएगा। ये कोड जब आप लोग पेमेंट करते समय डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 5 एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आकाश मिश्रा यानी कि हम, दीपक कुमार जी, अमित जी, अभिषेक जी, डिम्पी जी और चेतन राज जी आपको अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये प्राइस रहे जिसमें आपको अलग अलग मंथ्स के जितना भी कोर्स लेना चाहें वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं AKASHMISHRA 95 ये हमारा कोड है। इस कोड का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए। कल की संस्कृत की क्लास को जरूर देखिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।